ये इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 7। अब तक आपने पढ़ा। रुद्र ने आखिरकार अपना फैसला ईशा को सुना ही दिया कि अगर उसने अद्वैत के साथ कोई रिश्ता रखा तो उसे रुद्र से अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये सुनने के बाद तो ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वहीं अब हर कोई ईशा के जवाब के इंतजार में था। आइए देखते हैं आखिर ईशा क्या जवाब देती है। चलिए जानते हैं अब आगे। ईशा रुद्र के इस फैसले को सुनकर चुप थी। तो वहीं मिस्टर सिसोदिया और वामिका जी अब ईशा को देख रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद ईशा अपने भाई के फैसले को सुनकर शायद उनके साथ आने के लिए हामी भर दे। पर जब ईशा ने कुछ नहीं कहा और उसने सीधे अद्वैत का हाथ पकड़ लिया तो रुद्र ये देखकर टूट चुका था। वहीं अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र ने वामिका जी को संभाला और उन्हें वहां से लेकर जाने लगा। रुद्र धीरे से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, चलिए माँ, ये वो ईशा नहीं है जो मेरी बहन थी। ये ईशा अद्वैत प्रताप सिंह की बीवी है, जिसे हमारे आंसुओं से, हमारी परवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सिर्फ इसका पति मायने रखता है, हम लोग नहीं। चलिए यहाँ से। इतना कहकर रुद्र वहां से वामिका जी और मिस्टर सिसोदिया के साथ निकल गया। एक ही दिन में जहां रुद्र प्रताप फैमिली से उनका सब कुछ छीनना चाहता था, वहीं रुद्र और वामिका जी के हाथ कुछ न था। सब कुछ होते हुए भी सारे रिश्ते खाली हो चुके थे। मिस्टर सिसोदिया वामिका जी से नाराज थे। वे जानते थे कि वामिका जी ने गुस्से में और अपने अहम को शांत करने के लिए रुद्राक्षी के साथ गलत करवाया और इसमें उन्होंने अपने बेटे को इंक्लूड करवाया। इस बात से वो नाराज भी थे और उन्होंने वामिका जी से बात करना बंद कर दिया था। और वहीं उन्होंने रुद्र के साथ भी किया। रुद्र और वामिका जी अब अकेले रह गए थे। वामिका जी घर पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो सीधे अपने कमरे की तरफ गई। उन्होंने कमरा बंद कर दिया। मिस्टर सिसोदिया ने रुद्र की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा तो रुद्र अपने नानू की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, आपने ये सच पहले क्यों नहीं बताया नानू? आप ये सच पहले बता देते तो शायद हमारी ईशा आज उस घर में ना होती। मिस्टर सिसोदिया बोले, तुमने सच जानने की कोशिश की होती तो शायद ईशा यहाँ होती। रुद्र, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी पर बिना सच जाने तुम रुकना ही नहीं चाहते थे। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं था? क्या जो मैं चाहता था वो तुम नहीं कर सकते थे? मैंने तुमसे कितना कहा कि मत करो ये सब कुछ। तुम जबरदस्ती अपनी माँ के बदले में इतना घुस चुके हो कि तुमने किसी की परवाह नहीं की थी। इतना कहकर मिस्टर सिसोदिया ने एक लंबी गहरी सांस लिया और वो अपने कमरे में चले गए। वहीं रुद्र अपने कमरे में पहुंचा तो उसने गुस्से में पूरे कमरे में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अद्वैत प्रताप सिंह इतना बड़ा खेल खेल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर प्रताप मैंशन में अतुल जी अद्वैत से नाराज थे। अतुल जी बोले, अद्वैत, ये क्या है? हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तुम दूसरी प्रॉब्लम लेकर आ गए। ईशा को तुम उसके घर छोड़कर आओगे अभी? अद्वैत बोला, बिल्कुल नहीं। ईशा मेरी पत्नी है और वो पूरे हक से इसी घर में रहेगी। अगर आपको दिक्कत है तो पापा, मैं ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा तो अतुल जी हैरानी से अद्वैत को देखने लगे और बोले। अतुल जी बोले, तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तभी अद्वैत बोला, तो आप भी मत बोलिए कुछ। ईशा अगर इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगा। आप सब लोगों को ईशा को अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर अद्वैत ईशा को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तो वहीं ध्रुव और रिद्धि को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। रिद्धि ने अतुल जी को संभाला और फिर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए वह उनसे बोली। रिद्धि धीरे से बोली, मामा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अगर ईशा और अद्वैत भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम उन दोनों के प्यार के बीच में पारिवारिक दुश्मनी को क्यों लेकर आ रहे हैं? रुद्र और रुद्राक्षी का रिश्ता जैसी भी परिस्थिति में हुआ हो, पर उस रिश्ते का असर अद्वैत भाई और ईशा की जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। तभी ध्रुव बोला, हाँ मामा जी, मुझे भी यही लगता है कि हमें कुछ दिन शांत रहना चाहिए और सब कुछ ठीक होने के लिए समय पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं जानता हूँ रुद्राक्षी के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है, पर हम सब रुद्राक्षी के साथ हैं, उसका साथ बढ़ाने के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाए रखने के लिए। अतुल जी ने ये सुना और एक लंबी गहरी सांस ली। तो रिद्धि उनकी तरफ देखते हुए फिर बोली। रिद्धि अतुल जी से बोली, मामा जी, अब आप आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं रुद्राक्षी से मिलकर आती हूँ। भाई, आप मामा जी को उनके कमरे में लेकर जाइए। इतना कहकर रिद्धि रुद्राक्षी के कमरे की तरफ चली गई। वहीं ध्रुव अतुल जी को उनके कमरे में लेकर चला गया। तो वहीं दूसरी ओर अद्वैत ईशा को लेकर कमरे की तरफ आया तो उसने दरवाज़ा बंद करते ही ईशा को बिस्तर की ओर जोर से धक्का दिया। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्वैत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला। अद्वैत बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशा, पर जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ। पर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो कुछ भी किया उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। कल तक तो तुम मेरी बीवी थी पर आज नहीं हो।
आज तुम सिर्फ रुद्र सिंह राठौर की बहन हो जिससे मैंने बदले के लिए शादी की है। इतना कहकर अद्वैत चुप हो गया और ये सुनकर ईशा की आंखों में आंसू थे। ईशा अद्वैत की तरफ देख कर बोली। ईशा बोली, तुमने जो कहा मैंने वो किया अद्वैत, पर तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अपने गुस्से में आकर हम दोनों का रिश्ता खराब कर दिया है। अद्वैत बोला, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। जो बचा है वो है सिर्फ एक दुश्मनी का। हम दोनों के बीच में अब सिर्फ एक रिश्ता है। तुम मेरी गुलाम हो और मैं तुम्हारा मालिक। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा रोज, जब मैं कहूँगा तब। अगर तुम चाहती तो मुझे सारा सच पहले ही बता सकती थी, पर तुमने नहीं बताया, तो इसलिए सब कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ईशा बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अद्वैत, बहुत प्यार, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकते, पर तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। मेरे भाई की गलती की सज़ा मुझे दी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। अद्वैत बोला, मत करो माफ़, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर सको, पर हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये बंद कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। इतना कहकर अद्वैत गुस्से से अपने कमरे से सटे स्टडी रूम में चला गया। वहीं ईशा बिस्तर पर बैठी रोने लगी। रोते रोते वो कब ज़मीन पर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में अद्वैत ने गुस्से में पागल होकर सारा सामान इधर उधर कर दिया था। अद्वैत को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ईशा से बेपनाह प्यार करता था, पर जब जब वो ईशा को देखता तो तब तब उसे रुद्र याद आता, और जब जब उसे रुद्र की हुई हरकतें याद आती तो उसे रुद्राक्षी की बेबसी और लाचारी साफ नजर आने लग जाती कि रुद्र ने अपने बदले के लिए और अपनी खुशी के लिए उसकी बहन के साथ किस प्रकार की हरकत करी। इस वजह से अद्वैत का जो प्यार ईशा के लिए था वो उस गुस्से की आग के आगे फीका पड़ जाता, और ठीक ऐसा ही अब भी हो रहा था, और वो चाह कर भी ईशा के साथ बुरा नहीं कर सकता था। ईशा की लाचारी, ईशा की आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार उसे खुद की नज़रों में गुनहगार साबित कर रहा था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है। वो रुद्र का बदला ईशा के साथ निकाल कर ईशा के साथ जाती कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से उसमें और रुद्र में कोई अंतर नहीं रह जाता। अपने बदले के लिए किसी और की जिंदगी को तबाह कर देना, इस बात की गवाही अद्वैत का दिल उसे नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो अपने गुस्से में इतना उलझा हुआ था कि उसे ईशा का प्यार नजर ही नहीं आ रहा था। खैर, उन दोनों के बीच ये कब तक ठीक होगा, और क्या अद्वैत सब कुछ भूलकर ईशा को पहले के जैसे प्यार कर पाएगा, ये तो सिर्फ समय ही जानता है। तो वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन में रुद्र अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि वो ईशा को वापस कैसे लेकर आए, पर जब जब वो ईशा के बारे में सोचता तब तब उसे अद्वैत की वो मुस्कान याद आने लगती, जो मुस्कान ईशा के रुद्र को ना चुनते हुए अद्वैत को चुनने के समय पर थी। वो याद कर कर के रुद्र को और गुस्सा आने लगता। रुद्र समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, पर अब रुद्र के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। रुद्र ने जब कॉल रिसीव किया तो फ़ोन उसके सबसे खास दोस्त और उसके लीगल एडवाइज़र गर्विक सिंह राणा का था। फ़ोन उठाते ही गर्विक सिंह राणा ने रुद्र को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रुद्र का सर चकरा उठा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अद्वैत कुछ ऐसा कर जाएगा उसके खिलाफ। उसके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि बात यहाँ उसके सब कुछ दांव पर लगने पर आ चुकी थी। रुद्र के साथ उसके लीगल एडवाइज़र को एक एज अ एडवाइज़र की तरह कॉल करना पड़ा, ना कि एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। रुद्र ने जैसे ही अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके लीगल एडवाइज़र गर्विक का फ़ोन था। कुछ सोचते हुए रुद्र ने फ़ोन उठाया, और फिर फ़ोन उठाने के बाद रुद्र गर्विक से बोला। रुद्र बोला, हाँ बोल, क्या बात है। गर्विक बोला, ये बात तो मुझे तू बताएगा, चल क्या रहा है ये, और है कहाँ तू? तूने इतना बड़ा कांड कर दिया, और वो भी मुझे बिना बताए। मुझे ये बातें इंटरनेट से पता चली हैं। सीरियसली रुद्र, तुझे अंदाज़ा भी है मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं इस समय, और कंपनी में इस समय क्या क्या चल रहा है? रुद्र थोड़ा हैरानी से बोला, मैं कुछ समझा नहीं, कहने का क्या मतलब है तेरा? गर्विक बोला, मतलब ये कि तेरे बारे में इंटरनेट पे जो न्यूज़ चल रही है क्या वो सच है, और अगर वो सच है तो तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मेरे भाई? रुद्र बोला, गर्विक, मुझे पता नहीं कि मेरे बारे में क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं चेक किया है, तो प्लीज़ तू बताएगा कि आखिर बात शुरू क्या है? तभी गर्विक बोला, शुरू से बात ये है कि मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, तुम्हारी शादी हो चुकी है, और ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है। इंटरनेट पे तुम्हारे नाम के ब्लॉग बन रहे हैं। कैन यू इमेजिन हमारी कंपनी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? रुद्र बोला,
क्या कहा तूने? मेरी शादी की खबर? तभी गर्विक बोला, हाँ तेरी शादी की खबर। अभी 20 मिनट पहले ही ये न्यूज़ आई हुई है और ये सच न्यूज़ है, क्योंकि फेक न्यूज़ नहीं है ये। तेरा मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। जिस लड़की के साथ तेरी शादी हुई है उस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। उस लड़की के बारे में मैंने बहुत कोशिश करी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की और निकालने की, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। सारे इन्वेस्टर्स हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, है कहाँ तू? ना तू मेरा फ़ोन उठा रहा है, ना आंटी मेरा फ़ोन उठा रही है। सब ठीक तो है ना? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रुद्र बोला, मैं घर पर हूँ अभी। गर्विक बोला, तो तेरी शादी कब हुई और कहाँ हुई, अगर तू घर पर ही है तो? रुद्र बोला, ये सब कुछ ना उस अद्वैत प्रताप सिंह का किया धरा है। गर्विक बोला, अद्वैत प्रताप सिंह? प्रताप इंडस्ट्री का मालिक? पर वो ये सब कुछ क्यों करेगा? रुद्र बोला, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है आज की डेट में। उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरा पूरा परिवार उस तूफान में उजड़ चुका है। गर्विक। जैसे ही गर्विक ने ये सुना तो गर्विक हैरानी से रुद्र की बातें सुन रहा था। फिर कुछ समझते हुए और बातों को आपस में जोड़ते हुए वो बोला। गर्विक बोला, 1 मिनट, आज तो अद्वैत प्रताप सिंह की बहन की शादी थी ना किसी शशांक के साथ? रुद्र बोला, शशांक नहीं, शोभित के साथ। गर्विक बोला, हाँ हाँ वही, जिस भी लड़के के साथ थी, पर शादी तो थी ना। पर 1 मिनट, तुझे कैसे पता लड़के का नाम शोभित है? रुद्र बोला, क्योंकि शादी हुई नहीं, शादी टूट गई। गर्विक बोला, रुद्र कहीं इन सब में तेरा हाथ तो नहीं है ना? मैंने तुझे मना किया था रुद्र कि इस दुश्मनी में मत पड़, पर तू नहीं माना। रुद्र बोला, अगर मैं नहीं पढ़ता तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। गर्विक बोला, हुआ क्या है, तू मुझे अच्छे से बताएगा? रुद्र ने ये सुनने के बाद सारी बात गर्विक को बता दी। उसकी और रुद्राक्षी की शादी होना, ईशा और अद्वैत की शादी होना, घर पर जो जो तमाशा हुआ उसके बारे में जब गर्विक ने सुना तो वो तो हैरान था। गर्विक हैरानी से बोला, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। रुद्र, मैं जानता हूँ तू गुस्से में पागल हो जाता है और होश खो बैठता है, पर हमेशा गुस्से में होश खो बैठने वाला इंसान सबसे पहले अपना बुरा करता है, और तूने सबसे पहले अपना ही बुरा किया है। हमने ईशा को खो दिया है, समझ में आ रहा है तुझे? रुद्राक्षी को बर्बाद करते करते तूने अपनी बहन को उसकी अद्वैत प्रताप सिंह की बीवी बनने पर मजबूर कर दिया, और वो अद्वैत प्रताप सिंह ने तेरी और रुद्राक्षी की मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर्स पूरी मीडिया में अपलोड कर दी हैं। पूरी मीडिया तेरी शादी के बारे में जानती है। अगर तूने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो हमारी कंपनी के लिए, तेरी खुद की सियासत के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तुझे अभी स्टेटमेंट जारी करना होगा, कुछ भी कर, पर रुद्राक्षी को मनाकर घर ला, उसके पैर पकड़, उसे अपने घर में लेकर आ और मीडिया के सामने उसे स्टेटमेंट देने के लिए राजी कर, नहीं तो तुझे, तेरी कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही रुद्र ने ये सुना तो उसके अंदर अद्वैत को लेकर जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। वो समझ चुका था कि अद्वैत उसे किसी भी हालत में झुकाना चाहता है, जो कि रुद्र बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रुद्र बोला, मैं प्रताप मैंशन में वापस नहीं जाऊंगा। गर्विक बोला, रुद्र, ये गुस्से में सोचने का समय नहीं है, तेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हम रुद्राक्षी को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, तू उसका पति है और रुद्राक्षी को उसके घर वाले चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। जैसे ईशा को उसका पति अपने साथ लेकर जाने के लिए तुम्हारी मर्जी का वेट नहीं कर रहा है, वैसे ही तू भी उसे अपने साथ लाने के लिए उसके परिवार की मर्जी का इंतजार नहीं कर सकता। रुद्र बोला, पर ईशा अद्वैत के साथ अपनी मर्जी से गई है और रुद्राक्षी की मर्जी मेरे साथ आने में तो नहीं है। मैं ट्राई करके देख चुका हूँ, लास्ट में मैंने यही ट्राई किया था। मैंने अद्वैत से कहा था कि मैं उसकी बहन को अपनाने को तैयार हूँ, पर वो नहीं माना। रुद्राक्षी भी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। गर्विक बोला, तुझे तैयार करना होगा कैसे भी करके, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने मीडिया को 1 घंटे में बुलाने का इंतज़ाम कर दिया है, कैसे भी करके रुद्राक्षी को तुझे बुलाना होगा। हम एक काम कर सकते हैं, हम यही खबर प्रताप इंडस्ट्री के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनके इन्वेस्टर्स और उनके शेयर्स पर भी इसका असर पड़ेगा और शायद उन्हें भी कोई स्टेटमेंट जारी करना पड़े लीगली, और बिजनेस के प्रॉफिट के लिए सही, पर तुम दोनों को स्टेटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। भले ही तुम दोनों साथ में ना रहो, पर तुम्हें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि तुम एक परफेक्ट कपल हो, और ये शादी कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और दुनिया वालों को, खास करके हमारे इन्वेस्टर्स को जो हमारे साथ रीसेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें ये असलियत पता चल गई तो इससे हमारे बिजनेस पर गहरा असर पड़ेगा। समझ आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना कहकर गर्विक चुप हो गया। तो वहीं रुद्र ने एक लंबी गहरी सांस ली और गर्विक से कहा। रुद्र बोला, ठीक है,
पहले प्रताप इंडस्ट्री के अगेंस्ट इस न्यूज़ को वायरल करो, क्योंकि मैं प्रताप मेंशन में वापस तभी जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि वो भी इस समय गहरे पानी में है, जिस गहरे पानी में मैं हूँ। जैसे बचने की ज़रूरत मुझे है, वैसे ही किनारे आने की ज़रूरत उन्हें भी है, और इस मौके पर हमें आपसी दुश्मनी को भुलाकर साथ आना होगा। गर्विक ये सुनकर बोला, मैं उसका इंतज़ाम कर रहा हूँ, तू तैयार रहे स्टेटमेंट देने के लिए। और हाँ, तुझे क्या स्टेटमेंट देनी है ये मैं तुझे थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। देख रुद्र, मैं तेरा लीगल एडवाइज़र होने के नाते तेरा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, इसलिए तुझे एक सजेशन दे रहा हूँ। गुस्से में आकर कभी भी कुछ ऐसा मत कर देना जो तुझे नुकसान करे, क्योंकि गुस्से में इंसान खुद का बुरा सबसे पहले करता है, समझा। अब मुझे ये पता चले कि प्रताप इंडस्ट्री का लीगल एडवाइज़र कौन है और इस मामले को कौन हैंडल करेगा, उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। तुझे बस एक स्टेटमेंट देना है, एक हैप्पीली न्यूली वेड मैरिड कपल की तरह, ठीक है ना, समझा। रुद्र बोला, हाँ मैं समझ गया हूँ, तुझसे जो कहा है अब तू वो कर। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं गर्विक ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और ठीक वैसा ही करने को कहा जैसा कि रुद्र चाहता था, प्रताप इंडस्ट्री के खिलाफ उस न्यूज़ को यूज़ करना। और ठीक ऐसा ही हुआ। अद्वैत प्रताप सिंह, जो कि राठौर इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए इस न्यूज़ को वायरल कर रहा था, अचानक से खबरें उसके अगेंस्ट में होने लगी। ये बात जब रिद्धि को पता चल चुकी थी तो रिद्धि प्रताप इंडस्ट्री की लीगल एडवाइज़र थी, और सिर्फ प्रताप इंडस्ट्री की ही नहीं बल्कि शेखावत इंडस्ट्री की भी लीगल एडवाइज़र थी। रिद्धि ने जब अद्वैत से इस बारे में बात करी तो अद्वैत थोड़ा परेशान हो चुका था, क्योंकि अद्वैत की कंपनी इस समय एक नई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और इस समय उनकी कंपनी पर इस तरीके की बातें उठना उनके इस प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकता था। इसलिए जब अद्वैत ने रिद्धि से ये कहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो रिद्धि ने अद्वैत को बताया कि बिजनेस के लिए ही सही, पर एक बार रुद्र और रुद्राक्षी को पब्लिकली स्टेटमेंट देना होगा कि दोनों की शादी हुई है और वो अपनी शादी से खुश हैं, भले ही उनके घर में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, पर उन्हें ये स्टेटमेंट देना होगा, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि अद्वैत और ईशा को भी देना होगा। रिद्धि को इस बात की भनक नहीं थी कि अद्वैत और ईशा के बीच में क्या रिश्ता है। वो यही समझ रही थी कि ईशा और अद्वैत एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि सच भी था। भले ही उन दोनों के बीच इस समय एक गुस्से से भरी खाई हो, लेकिन ईशा अद्वैत से बहुत प्यार करती है, ये बात अद्वैत जानता था। पर वो रुद्र सिंह राठौर के साथ हाथ मिलाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। रिद्धि के कहने पर अद्वैत ने रुद्राक्षी को स्टेटमेंट देने के लिए राजी कर लिया, पर रुद्राक्षी ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनने के बाद अद्वैत भी चौंक गया था, पर उसने रुद्राक्षी की शर्त मान ली थी। वहीं जब अद्वैत ने रिद्धि से ये कहा कि वो सामने से रुद्र से बात नहीं करेगा, तो रिद्धि ने अद्वैत को समझाते हुए ये कहा कि वो उनकी कंपनी के लीगल एडवाइज़र से बात करेगी। अद्वैत और रुद्र को आमने सामने नहीं आना होगा, बस वो लोग अपना अपना स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी का काम दोनों के वकील संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद अद्वैत थोड़ा शांत था। तो वहीं रिद्धि ने प्रताप इंडस्ट्री की लीगल एडवाइज़र होने के नाते राठौर इंडस्ट्री के लीगल एडवाइज़र गर्विक सिंह राणा से बात करी, तो उन दोनों ने ही अपने अपने क्लाइंट की सारी कंडीशंस एक दूसरे के सामने रख दी। रुद्र भी अद्वैत से मिलना नहीं चाहता था। रिद्धि को तो ये सुनकर मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, इसलिए वो भी गर्विक की बातों पर तुरंत हामी भरते हुए गर्विक की बात मान गई। मीडिया 1 घंटे में रॉयल प्लाजा होटल में आने वाली थी। थोड़ी ही देर में वहां सभी मीडिया कर्मी पहुंच चुके थे, क्योंकि सब इस शादी से जुड़ी सच्चाई जानना चाहते थे। थोड़ी ही देर में वहां रुद्र अपने वकील गर्विक के साथ आया और रिद्धि, ईशा, अद्वैत और रुद्राक्षी के साथ। रुद्राक्षी और रुद्र ने साथ में स्टेटमेंट दी। उन्होंने पूरी मीडिया को ये बताया कि ये शादी बिना किसी बिजनेस प्रॉफिट के है। ये एक सीक्रेट मैरिज थी जिससे वो सबके सामने ओपन मैरिज के तौर पर नहीं करना चाहते थे। तो वहीं अद्वैत और ईशा ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि वो एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते थे और रिलेशनशिप में थे। उन्होंने अपनी रिलेशनशिप की सारी तस्वीरें भी मीडिया को दिखाई, जिससे मीडिया को ये कन्फर्म हो चुका था कि प्रताप इंडस्ट्री और राठौर इंडस्ट्री के बीच में कभी भी दुश्मनी थी ही नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ये दुश्मनी क्रिएट की गई थी। मीडिया को उनके मन मुताबिक आंसर्स मिल चुके थे, जो आंसर्स रिद्धि और गर्विक ने प्लान किए हुए थे, वही आंसर्स उन्हें मिले हुए थे। तो वहीं मीडिया के जाने के तुरंत बाद ही रुद्र ईशा से मिलना चाहता था। वामिका जी भी ईशा से मिलना चाहती थी, लेकिन अद्वैत के साथ होने के कारण ईशा ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। ईशा जानती थी कि इस समय उसका उठाया कोई भी कदम उसके और अद्वैत के रिश्ते को खराब कर सकता है।
जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद वो सीधे अद्वैत के साथ प्रताप मेंशन के लिए निकल चुकी थी। तो वहीं रुद्राक्षी रिद्धि के साथ उसकी गाड़ी में आ रही थी, पर पार्किंग लॉट में जाने से पहले रिद्धि वॉशरूम की तरफ गई तो रुद्र ने मौका देखते ही रुद्राक्षी को वॉशरूम से आने के बाद होटल के एक कमरे में खींच लिया। रुद्राक्षी को समझ पाती उससे पहले ही रुद्र उसके सामने खड़ा था। अपने सामने रुद्र को खड़ा देख रुद्राक्षी की आंखों में गुस्सा भर गया। रुद्राक्षी रुद्र को धक्का देते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में लेकर आने की? जो कुछ भी तुमने घर पर किया था क्या वो कम नहीं था जो अब तुम ये काम करने पर उतारू हो गए रुद्र सिंह राठौर? रुद्र बोला, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ रुद्राक्षी। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरी बहन को तुम्हारे भाई ने मोहरा बनाया है। मेरी बहन बेकसूर है। रुद्राक्षी बोली, तो मेरा क्या कसूर था रुद्र सिंह राठौर? मैं भी बेकसूर रही थी तुम्हारी बहन की तरह, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी बेकसूर थे। गलती तुम्हारे नाना की थी, तुम्हारी माँ की थी, जिसकी सजा भुगती मैंने, मेरी फैमिली ने, और शायद तुम्हारी बहन ने भी। तुम्हारी बहन तो मेरे भाई से प्यार करती है, उनका रिश्ता अभी से नहीं काफ़ी समय पहले से था। सबूत तो तुम देख चुके हो। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो मुझे कसूरवार ठहराना बंद करो और मेरे भाई को भी, समझे तुम? इतना कहकर रुद्राक्षी वहां से जाने को हुई थी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके करीब आते हुए बोला। रुद्र बोला, मेरी बात सुनो रुद्राक्षी। तभी रुद्राक्षी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझ पर बस एक एहसान करो कि कभी मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। रुद्र सिंह राठौर, तुम वो इंसान हो जिसने मुझे ऐसा धोखा दिया है जो धोखा शायद मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरे चरित्र पर इतने सवाल लगाए, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ कि मुझसे दूर रहना। अपनी बात कहकर रुद्राक्षी बिना रुद्र की बात सुनकर वहां से चली गई। तो वहीं रुद्राक्षी के एक एक शब्द रुद्र के दिमाग में हथौड़ा की तरह वार कर रहे थे। रुद्राक्षी के द्वारा कही गई लास्ट की बातें उसके दिमाग में बार बार दोहराई जा रही थी। ये सुनकर तो रुद्र का सर फट सा रहा था। वहीं बाहर पार्किंग लॉट में जब रुद्राक्षी देरी से आई तो रिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोली। रिद्धि बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तूने आने में इतनी देर लगा दी? तभी रुद्राक्षी बोली, हाँ बस मैं किसी काम में फंस गई थी, चलो घर चलते हैं। इतना कहकर रुद्राक्षी चुप हो गई और रुद्राक्षी ने गाड़ी में बैठकर रिद्धि को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वो दोनों ही वहां से प्रताप मेंशन के लिए रवाना हो गए थे। वहीं गर्विक रुद्र को ढूंढते ढूंढते जब कमरे में आया तो उसे रुद्र कुर्सी पर बैठा दिखा, जो सर पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा था। गर्विक जब रुद्र के पास आया तो उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा तो रुद्र अपने सर को झटकते हुए गर्विक की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, तू कब आया? गर्विक बोला, जब तू सर पर हाथ रखकर किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? तभी रुद्र गर्विक की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मुझे बचपन से जानता है। क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूँ गर्विक? मैं ना एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा भाई, और शायद एक पति भी नहीं। गर्विक बोला, तू बहुत अच्छा है रुद्र, पर जो तेरा गुस्सा है ना वो अच्छा नहीं है। तू गुस्से में खुद का बुरा कर बैठता है। रुद्राक्षी से बात हुई ना तेरी? रुद्र बोला, तुझे कैसे पता? गर्विक बोला, तुझे बचपन से जानता हूँ और रुद्राक्षी भी मासूम है, उसके साथ सचमुच गलत हुआ है। वो हमारी ईशा जैसी ही है, इसलिए जब उसे देखा तो समझ गया था कि अगर उसकी और तेरी बात होगी तो अगर वो कुछ कहेगी तो वो सही ही कहेगी, कुछ गलत नहीं। और तेरी ये हालत देखकर मैं समझ गया हूँ कि रुद्राक्षी ने कुछ तो ऐसा कहा है जो तेरे दिमाग पर और दिल पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। मेरी बात मान, थोड़ा समय दे, हालातों को भी, खुद को भी, रुद्राक्षी को भी और अपने इस रिश्ते को भी। रुद्र बोला, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को गर्विक, ये शादी सिर्फ एक बदले के लिए की थी। गर्विक रुद्र की तरफ देख कर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर देख ले और फिर खुद से सच बोल, मुझसे नहीं। रुद्राक्षी घर आ चुकी थी, साथ ही में अद्वैत, ईशा और बाकी सब लोग भी प्रताप मेंशन आ चुके थे। घर आते ही सब ने एक लंबी गहरी सांस दी, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के लिए भी आसान नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद अब हर कोई न्यूज़ में यही बातें कर रहा था कि राठौर फैमिली और प्रताप फैमिली, जो एक टाइम पर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, आज के टाइम पर वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। किसी को ये बात हजम हो रही थी तो किसी को नहीं। तो वहीं शोभित रजावत की फैमिली इस बात से हैरान थी कि रुद्राक्ष और रुद्र की शादी हो गई। पर जैसे ही ये खबर न्यूज़ में आई तो शोभित के पिता को एक मौका मिल गया शोभित को और ज़्यादा भड़काने का।
शोभित के पिता बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, रुद्राक्षी और इस रुद्र सिंह राठौर के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। देख, मैं सही था, रुद्राक्षी और इसकी शादी आखिरकार हो ही गई। तू तो सिर्फ एक मोहरा था। ना जाने इस लड़की ने किस जादू टोने में फंसाया था तुझे। अभी भी मेरी बात मान, भूल जा इस लड़की को, वो तेरे लायक ही नहीं थी। अरे जो लड़की तुझसे प्यार करने का दावा करने के साथ उसी दिन किसी और से शादी कर ले, वो लड़की तेरी कैसे हो सकती है? तू ही सोच जरा इस बात को। तो वहीं शोभित के दिमाग में अब अपने पिता और अपनी माँ के द्वारा कही गई सारी बातें एक एक करके घूमने लग गई। शोभित फैसला कर चुका था, एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। शोभित अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, शोभित बोला, माँ, आप जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहती हैं, आप उससे कर सकते हैं। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी रुद्राक्षी को पसंद करना, पर मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। मैं अब जल्द से जल्द शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। इतना कहकर शोभित चुप हो गया। तो वहीं जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस रजावत ने ये सुना तो उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। आखिरकार जो वो लोग चाहते थे वो तो हो ही गया। शोभित ने रुद्राक्षी और रुद्र की शादी की न्यूज़ सुन ली थी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। इसलिए उसने भी अपने घर वालों से कह दिया था कि अब वो कर सकते हैं उसकी शादी अपनी मर्जी से। ये इस बात सुनकर तो शोभित के घर वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिरकार उनका इतना बड़ा प्लान जो कामयाब हो गया था। तभी मिसेस रजावत मुस्कुराते हुए बोली, क्या तू सच में शादी करने के लिए तैयार है? बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने ये बात बोली। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रुद्राक्षी से भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी जो तेरे लायक होगी। रुद्राक्षी तेरे लायक कभी थी ही नहीं बेटा। इतना कहकर मिसेस रजावत मुस्कुराने लगी। तो वहीं शोभित के दिल में दर्द उठ रहा था। रुद्राक्षी को किसी और की बीवी कहलाता देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। खैर, अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वो रुद्राक्षी से प्यार भी करता था, पर उस पर विश्वास नहीं करता था, और उससे ज़्यादा उसे रुद्राक्षी के पिता के बिजनेस में और सियासत में इंटरेस्ट आ चुका था। वो लालच में आ गया था, और लालच में आया इंसान हमेशा मुंह की खाता है। ये बात शोभित भूल चुका था। रजावत परिवार में तो शोभित की शादी की तैयारी होने लगी थी, पर शोभित के लिए ये शादी किस हद तक सही रहेगी और किस हद तक नहीं, ये तो सिर्फ आने वाला समय ही जानता है। खैर, धीरे धीरे दिन बीते। ईशा और अद्वैत का रिश्ता काफ़ी हद तक नहीं सुधरा था। घर वालों के सामने वो बेशक एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में ही देखते थे, लेकिन कमरे में ये रिश्ता कैसा था, ये बात सिर्फ और सिर्फ ईशा जानती थी। जहाँ अद्वैत पहले उससे बेइंतहा नफरत करता था, अब अद्वैत उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझता था। वहीं धीरे धीरे 2 हफ्ते और बीत गए, और इन 2 हफ्तों में क्या बदला? कुछ भी नहीं। राठौर मैंशन में वामिका जी यही सोच रही थी कि वो कैसे सब कुछ ठीक करे, पर शायद सब कुछ आसानी से ठीक हो जाए ये नामुमकिन था। इसी बीच रुद्राक्षी ने भी कुछ फैसला कर लिया था। एक रोज़ जब रात को सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे तो रुद्राक्षी ने अद्वैत, अतुल जी और ईशा तीनों की तरफ देखते हुए अपना एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। रुद्राक्षी सबकी तरफ देखते हुए बोली, रुद्राक्षी बोली, पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी अतुल जी बोले, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? रुद्राक्षी बोली, पापा, मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वैसे भी वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, मैं वहीं से सब कुछ फिर से शुरू करना चाहती हूँ। पापा प्लीज़ मना मत करिएगा। तभी अतुल जी बोले, ठीक है रुद्राक्षी, अगर ऐसा करके सब कुछ ठीक होता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करने से बेटर फील होगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। तभी रुद्राक्षी बोली, ठीक है पापा, मैं कल सुबह ही लंदन के लिए यहाँ से निकल जाऊँगी। इतना कहकर रुद्राक्षी चुप हो गई और अपनी बात कहकर वो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो वहीं अतुल जी के चेहरे पर अब थोड़ी मासूमियत छा गई थी। उन्हें मायूस होता देख अद्वैत बोला, हमें उसे समय देना चाहिए पापा, और अगर वो खुद को शांत करने के लिए यहाँ से जाना चाहती है तो हमें नहीं लगता कि हमें यूँ उदास होना चाहिए। तभी अतुल जी बोले, इतने सालों बाद मेरी बेटी वापस आई थी और अब जा रही है, और हालात ऐसे हैं कि मैं उसे रोक भी नहीं सकता। किस मुंह से रोकूं, उसे समझ ही नहीं आता। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को। अतुल जी इतना कहकर चुप हो गए थे, और अतुल जी ने जैसे ही इतना कहा तो उनकी निगाहें ईशा पर जा टिकी। ईशा अद्वैत की निगाहों को देखकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो कुछ कह पाती या करती उससे पहले ही अद्वैत बोला, कोई बात नहीं पापा, जो होना था सो हो गया। किसी और की गलती की सज़ा अब हम रुद्राक्षी को तो नहीं दे सकते हैं ना। वैसे भी पहले ही काफ़ी कुछ भुगत चुकी है मेरी बहन।
मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहकर उसे पुरानी बातें याद आए और ये पुराने लोगों को देखकर वो अपने जख्मों को हरा होते हुए देखे। अच्छा ही होगा जो रुद्राक्षी हम सब से कुछ समय की दूरी बनाकर रखे। अतुल जी ने जब ये सुना तो फिर हाँ में सर हिलाते हुए वो भी अपने कमरे की तरफ चले गए। अद्वैत ने भी खाना खाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं ईशा ने डाइनिंग टेबल पर सारा सामान समेटकर किचन में रखवाने के लिए कह दिया और उसके बाद नौकरों को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सारा काम समेटकर वो खुद भी कमरे में चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा अद्वैत लैपटॉप ऑन करके कुछ काम कर रहा है। ईशा चुपचाप अंदर आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और खुले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर आई। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को बांधा और फिर कुछ सोचते हुए अद्वैत की तरफ देखकर बोली। अद्वैत को काम करता देख ईशा अद्वैत की तरफ देखकर धीरे से बोली। ईशा बोली, अद्वैत मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तभी अद्वैत बोला, क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। ईशा बोली, अद्वैत मेरा मेडिकल का रिज़ल्ट आ चुका है और इंटर्नशिप के लिए नाम देना है। मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकती। तभी अद्वैत बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? ईशा बोली, तुम्हारी परमिशन और अपना फ़ोन भी। तभी अद्वैत बोला, फ़ोन तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला है और किस चीज़ की परमिशन चाहिए तुम्हें? तभी ईशा बोली, अद्वैत उसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट हैं और मेरा सारा डाटा मेरे फ़ोन में है। अगर मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करी तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? तभी अद्वैत बोला, क्योंकि मैं नहीं समझना चाहता। और क्यों समझूं मैं? तुम भूल गई ये शादी करने के पीछे असली मकसद क्या था मेरा? तभी ईशा बोली, अद्वैत तुमने कहा था शादी के लिए, मैंने की। तुमने जो कहा जो करवाया मैंने सब किया, पर मेरे करियर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये बात मैं तुमसे पहले ही क्लियर कर चुकी थी। मैं मानती हूँ भाई ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था, पर जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? अद्वैत बोला, अब तुम ज़्यादा बोल रही हो ईशा। भूलो मत कि हम दोनों के बीच में क्या डील हुई है और तुम मेरी क्या हो। बेवजह बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईशा बोली, मैं बीवी हूँ और ये हक तो तुम कभी नहीं छीन सकते हो मुझसे। अद्वैत बोला, अगर बीवी होने का हक जता रही हो तो उस हिसाब से तो पति होने के मेरे पास भी बहुत सारे हक हैं, पर मैंने कुछ नहीं लिए हैं ना। तो एक काम करते हैं, बात जब हक की आ ही गई है तो शुरुआत कर ही लेते हैं लेन देन से। तभी ईशा बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे ही ईशा ने इतना कहा और ये बोलकर ईशा ने अद्वैत को अपनी तरफ आधा देखा तो वो अपने कदमों को धीरे धीरे करके पीछे करने लगी। तो वहीं अद्वैत धीरे धीरे कदमों से ईशा के करीब आ रहा था। जैसे ही ईशा थोड़ी और पीछे हुई तो पीछे बेड से टकराकर अचानक गिर पड़ी। तो वहीं अद्वैत उसको यूं आधा गिरा हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। ईशा को समझ पाती उससे पहले ही अद्वैत ईशा के बेहद करीब आ गया। घबराई ईशा इस समय अद्वैत की तरफ देख रही थी। उसे घबराता देख अद्वैत मुस्कुरा रहा था। अद्वैत बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी आज़ादी, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, जिसे मैं खोलना ही नहीं चाहता। भूल जाओ अपनी पढ़ाई को और अपनी इस आज़ादी को भी। जैसे ही ईशा ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईशा ना में सर हिलाते हुए अद्वैत से बोली। ईशा बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अद्वैत। तभी अद्वैत बोला, मैं ऐसा कर रहा हूँ और तुम चिंता मत करो। इंटर्नशिप से मैंने तुम्हारा नाम सुबह ही कटवा दिया है। जैसे ही ईशा ने अद्वैत के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों से तो अब आंसू ज़ोर ज़ोर से बहने लगे। तो वहीं अद्वैत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। अद्वैत ईशा के थोड़ा और करीब आया और बोला। अद्वैत बोला, चौंको मत, क्योंकि ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना, या तो अपने भाई को बर्बाद होता देखो या फिर मुझसे शादी करके खुद को बर्बाद हो जाओ। पर तुमने खुद के भाई को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो अब बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी बर्बादी से मेरा मतलब था तुम्हारे हर एक एक सपने की बर्बादी। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इम्पॉर्टेंट था, मुझसे शादी करके मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ बिताने का सपना इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही मेरे लिए मेरी फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जिस फैमिली की धज्जियाँ तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी माँ ने मिलकर उड़ाई हैं, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता उन दोनों को। उन दोनों की सज़ा तुमने भुगतनी चाहिए और तुमने खुद चुनी भी। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए थे। तुम चाहती तो अपने भाई को बर्बाद होता देख सकती थी, तो खुद के सपनों की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तुम्हें। ईशा बोली, तो क्या अपने भाई को बर्बाद होता देख मुझे दुख नहीं होता? तुम्हें भी दुख हो रहा है ना रुद्राक्षी के साथ गलत होने का? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम तो अभी तक उस दुख से नहीं उभर पाए हो। तो क्या मैं अपने भाई को बर्बाद होता देख लेती? अद्वैत बोला,
तो ठीक है, चुकाओ कीमत। तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ इस नाम के रिश्ते में रहने का है, बाकी तो हम दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता सिवाय मालिक और गुलाम के। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे सारे हक ले सकता हूँ अपने, और तुम कोई हक देने लायक बची नहीं हो। तुमने मेरा प्यार देखा था अब तक, अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे देखकर तुम्हें नफरत होने लगेगी, मुझसे और शायद खुद से भी। वहीं ईशा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत इस हद तक दुश्मनी निभाने के लिए आतुर हो जाएगा। जहां ईशा ये सोचकर अद्वैत का हाथ थाम कर सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ी थी कि वो एक टाइम पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लगेगी, और उसे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था अब, और शुरुआत शायद उसके सपनों से होने वाली थी। ईशा अद्वैत की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अद्वैत अपने गुस्से, नफरत और बदले की आग में इस हद तक बढ़ जाएगा कि उसे उसका प्यार, उसका रिश्ता नजर ही नहीं आएगा। ईशा अद्वैत की तरफ देखकर बोली। ईशा बोली, अद्वैत क्या हो गया है तुम्हें? देखो खुद को, अंदाज़ा भी है तुम्हें कि तुम इस बदले की आग में खुद को और खुद के रिश्ते को बर्बाद कर रही हो, हमारे रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो। अद्वैत बोला, कैसा रिश्ता? वो रिश्ता जो शायद तुम्हारे भाई की गलती की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यू नो वॉट ईशा, मैं सिर्फ बदला चाहता हूँ और कुछ नहीं। ईशा बोली, इंसान बदले में खुद का बुरा करता है और तुम खुद का ही बुरा कर रहे हो। तुम बताओ, इन सब से क्या सही हो रहा है? क्या भाई ने रुद्राक्षी भाभी को अपना लिया, या रुद्राक्षी भाभी और भाई के बीच सब ठीक हो गया है, या हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? तुम्हारे इस बदले की वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, हमारा रिश्ता, हमारी फैमिली सब सफ़र कर रही हैं। अद्वैत, पापा जी दिखा नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, जिस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अद्वैत बोला, मुझे सब चीज़ का अंदाज़ा है। फ़िलहाल तो तुम एक बात गांठ बांध लो ईशा, हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है और ना कभी होगा। तुम बस मेरे लिए एक ट्रॉफ़ी हो जिसे मैंने तुम्हारे भाई से जीता है। तुम्हारे अपने कुछ जज्बात मेरे लिए मायने ही नहीं रखते, इसलिए मुझ पर अपना ये हक जताना बंद करो। ईशा गुस्से से बोली, कभी बंद नहीं करूँगी, तुम पति हो मेरे, मेरा पूरा हक बनता है तुम पर, तुमसे जुड़े हर एक फैसले पर, फिर चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या बुरा। हर बात पर तुम्हें समझाने का और तुमसे सवाल जवाब करने का पूरा अधिकार है मुझे। यह अधिकार तुमने खुद दिया है। अद्वैत बोला, यह अधिकार सिर्फ लोगों के सामने दिखावे के लिए है। असलियत क्या है तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, और बहुत जल्द तुम्हें वो मेरा उस रूप को देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ईशा बोली, अभी जो रूप देख रही हूँ उसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। सोचा था सब अच्छा हो रहा है, हम घर वालों को मना लेंगे, मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं गलत थी। तुमने शायद कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बातों की कोई अहमियत ही नहीं थी, कभी नहीं थी, ना पहले ना अब। अद्वैत बोला, हाँ नहीं है कोई जगह, अब कभी नहीं हो सकती, और अभी तो ये सिर्फ तुमने मेरा 10% रूप देखा है। जब तुम अपने ही पति को किसी और की बाहों में देखोगी ना, तो तिल तिल के मरोगी, और तुम्हें यूँ दर्द में होता देख मुझे बहुत खुशी होगी। भले ही मैं तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करता हूँ, पर तुम्हें दर्द में देखकर तुम्हारे भाई को सबसे ज़्यादा दर्द होगा, और तुम्हारे भाई को वो दर्द देने में ना मुझे जितना मज़ा आएगा ना, उतना मज़ा मुझे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसे दर्द में देख मुझे तसल्ली होगी, वो तसल्ली जो शायद मेरी बहन को बर्बाद करने की थी, और मैं वो रूप दिखाने से भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद की ही नज़रों में कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ईशा ने ये सुना तो उसके कदम लड़खड़ा उठे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अद्वैत ये सब करने तक का सोच डालेगा, उसके रिश्ते में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। पर अद्वैत ने ईशा से ये बात बोल दी थी जो शायद ईशा कभी नहीं सोच सकती थी। ईशा को यूं अचानक लड़खड़ाता देख अद्वैत के हाथ अचानक से उसकी तरफ बढ़ गए। ईशा गिरती उससे पहले ही अद्वैत ने उसे संभाल लिया। ईशा ने अद्वैत की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अद्वैत ने ईशा के आंसुओं को देखकर अपनी नज़रें दूसरी ओर फिरा ली। अद्वैत समझ चुका था कि ईशा को ये बात बुरी तरीके से चुभी है, तो वहीं ईशा खुद को संभालते हुए, कांपते हुए बोली। ईशा बोली, तुम किसी और के साथ कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे हो, हमेशा ईमानदार रहोगे, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। तुम्हें मुझसे जो चाहिए था मैं सब देने को तैयार हूँ। मैं इंटर्नशिप भी नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, पर मैं अपना पति किसी और के साथ नहीं बांट सकती, कभी भी नहीं। जैसे ही अद्वैत ने ये सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ईशा की सारी शर्तों को मानते ही अद्वैत मुस्कुराने लगा। उसने खड़े होकर बेड पर आधी गिरी हुई ईशा को उठाया और अपनी तरफ खींचा, और फिर सीधे सोफे पर जाकर बैठते हुए उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी तरफ देखकर बोला। अद्वैत बोला, ठीक है, पर एक शर्त पर। ईशा बोली, कैसी शर्त? अद्वैत बोला,
शर्त ऐसी है कि तुम्हें मुझे हर तरीके से खुश करना होगा, जैसे मैं चाहूँ वैसे। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मना नहीं करोगी बल्कि मेरा साथ दोगी। इतना कहकर अद्वैत ने अपने होठों को ईशा के गर्दन पर लगा दिया। ईशा अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर चुकी थी। उसकी बॉडी में जो हरकत हो रही थी और ये जो हलचल हो रही थी उसे अद्वैत ने साफ महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। अद्वैत को यूं मुस्कुराता देख ईशा ने अपनी नज़रें चुराई तो अद्वैत बोला, क्या हुआ? लगता है तुम इस बात से राज़ी नहीं हो। जैसे ही ईशा ने ये सुना तो वो बोली, नहीं, मैं राज़ी हूँ, बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने इस वादे से कभी नहीं मुकरोगे अद्वैत। अद्वैत बोला, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और के करीब नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। कभी किसी को वो हक नहीं मिलेगा जो तुम्हें मैंने दिया है। पति होने के साथ साथ मैं अपनी सारी इच्छाएं तुम्हारे साथ पूरी करूँगा, पर अगर तुमने मना किया तो याद रखना, हम दोनों के बीच ये वादा उसी समय टूट जाएगा। ईशा बोली, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैत बोला, और मुझे एक और बात से दिक्कत है। ईशा बोली, किस बात से? जैसे ही ईशा ने ये कहा तो अद्वैत ईशा के फेस पर आ रहे बालों की लटों को उसकी कान की तरफ करते हुए धीरे से उससे बोला। अद्वैत बोला, तुम्हारे किसी और के करीब जाने से या किसी और के तुम्हारे करीब आने से। अद्वैत ने जैसे ही ये कहा तो ये सुनकर ईशा थोड़ा हैरानी से अद्वैत की तरफ देख रही थी। ईशा बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तभी अद्वैत बोला, मतलब यही कि कोई और तुम्हारे करीब नहीं आ सकता और ना ही तुम किसी और को खुद के करीब आने दोगी। जैसे ही ईशा ने ये सुना तो ईशा धीरे से बोली, अद्वैत, शायद तुम भूल रहे हो, हम दोनों लोगों की नज़रों में अभी शादीशुदा हैं, पर असल में हमारी शादी को 1 साल होने को है और उस 1 साल से पहले 1 साल तक हमने एक दूसरे को डेट किया है और इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने कभी किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया था और ना पहले आने दिया था। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद और हमारी शादी होने के बाद तो कभी किसी के करीब नहीं थी। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो और फिर भी मेरे कैरेक्टर पे ऐसी बातें कह रहे हो। अद्वैत बोला, मैं जानता हूँ ये बात, पर फिर भी बता रहा हूँ। पहले मैं पति था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, पर अभी मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी गुलाम हो। पहले हम दोनों के बीच हुए हर रिश्ते में हम दोनों की मंजूरी होती थी, पर अभी हम दोनों के बीच रिश्ता बनेगा उसमें सिर्फ मेरी मंजूरी होगी। तुम्हारी मंजूरी होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर अद्वैत ने ईशा को गोद में उठाया और बिना ईशा की बात सुने ही उसे तुरंत बेड की तरफ ले आया। उसने लाइट हल्की बंद की और कमरे में डिम लाइट चालू की और फिर खुद ईशा के बगल में आकर लेट गया। धीरे धीरे वो ईशा के करीब आ रहा था, जिससे ईशा की घबराहट साफ नजर आ रही थी। हालांकि इससे पहले भी उन दोनों के बीच में संबंध बने थे, पर उस संबंध में उन दोनों की रजामंदी होती थी, खास करके ईशा की। ईशा के हिसाब से अद्वैत हमेशा केयरफुली सब कुछ हैंडल करता था, पर यह पहली बार था जब ईशा के लिए अद्वैत अपनी एक ऐसी साइड दिखा रहा था। ईशा बहुत घबराई हुई थी। वो पहले इन चीज़ों से वैसे ही घबराती थी, पर इस बार उसके डर का लेवल सबसे ऊपर था। वहीं अद्वैत ये बात बहुत अच्छे से जानता था और शायद समझ भी चुका था। ईशा को वो दर्द देना चाहता था। जैसे ही उसने ईशा की नाइट ड्रेस हटाकर अपने दांतों को उसकी गर्दन की तरफ करते हुए काटा ही था कि ईशा की जोरदार चीख निकल गई। आंखों से आंसू और बिस्तर को मुट्ठियों से उसने कस के बंद कर लिया। उसे यूं चीखता देख और आंखों में आंसू देख अद्वैत मुस्कुराने लगा। अद्वैत ने ईशा को धीरे धीरे चूमना शुरू किया, तो वहीं ईशा अद्वैत का साथ दे रही थी, पर डरते हुए। अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। ये बात तो अद्वैत समझ चुका था। काफ़ी देर यूं ही चूमने के बाद अद्वैत ने ईशा के कपड़े पूरी तरीके से निकाल दिए और खुद भी आधे कपड़ों में हो चुका था। वहीं ईशा समझ चुकी थी कि अद्वैत का अगला स्टेप क्या होगा, पर वो घबरा रही थी, जिस वजह से ईशा पूरी तरीके से उसके साथ नहीं दे पा रही थी। हमेशा उन दोनों के बीच बने संबंध में सबसे ज़्यादा खुश ईशा होती थी, पर इस बार सबसे ज़्यादा डरी वही थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या अद्वैत खुद के ज़मीर को गिराकर किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाएगा, या फिर उसकी इस हरकत से ईशा और उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? आखिर करना क्या चाहता है वो? क्या ईशा अद्वैत की ये जिद मानकर हर तरीके से बचाएगी अपने रिश्ते को? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।